देखिए सबसे पहले तो मैं निरंजन जी को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी ही स्पष्टता के साथ में विषय रखा और उसमें किसी भी पार्टी पक्ष को जो है कि गलत नहीं समझना चाहिए। जहाँ पे कांग्रेस ने 60 सालों की सरकार में उन्होंने एक बुनियादी चीजें जैसे सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को पूरा करने में असफल रही और इसी आस में जनता ने उन्हें निरंतर सरकार में लाया और जो काम वो 60 सालों में नहीं कर पाए वो अब आके विपक्ष में अगर उन्हीं चीजों को करने के लिए बोलते हैं कि हम कर दिखाएंगे तो जनता को विश्वास नहीं होगा। जो 60 साल का विकास का रफ्तार था वही हमारे मोदी जी की गारंटी में वो 10 सालों में विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं 60 गुनी तेजी से बढ़ी हुई है, जिसके जो है कि कुछ कार्य जो जनरली जुबान पे मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से पहले मेट्रो 5 शहरों में हुआ करती थी, आज 20 शहरों में है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो शहर बनने वाला प्रदेश है। लखनऊ जैसे शहर में, ग्रेटर नोएडा जैसे मेरठ जैसे तमाम शहरों में जो है कि सबसे ज्यादा मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आए। विकास के नाम पे जो आतंकी जो हमले हुआ करते थे, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद घर में घुसकर मारने का कार्य किया गया, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा की बॉर्डर की परिस्थितियां जो है कि पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरे देश को, हाईवे को नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इस तरीके से जोड़ा गया है कि जो समय पहले के डेट में 24 घंटे की जो यात्रा लगती थी आपको, वो यात्राएं आप जो है कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप जो है कि 12 घंटे में कर सकते हैं। जहां हमारी ट्रांसपोर्टेशन की लोडिंग कैरिंग कैपेसिटी हुआ करती थी 12 टन, आज वही ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी 9 टन से बढ़ा के 14 टन कर दी गई। 14 टन वाली की बढ़ा के 18 टन कर दी गई। गाड़ी की साइज नहीं बढ़ेगी, सड़कों की व्यवस्था और दुरुस्ती ऐसी कर दी गई कि जिससे कि कॉस्टिंग, जो आप बोल रहे हो कि महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का दर कम हो गया, पर कॉस्ट पर किलो चीजें जो है कि और सस्ती हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन के। आप उसको उठा के आंकड़ा देखिएगा नितिन गडकरी जी का। आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता के लिए एक आवास चाहिए रहने के लिए। 25 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, गरीबी रेखा के आसपास, जो लगभग मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, उससे बाहर निकल के आए हैं, उनको रहने के लिए आवास चाहिए। उनको आवास मिला। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का जो गारंटी, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया, मूलभूत सुविधाओं में है। आज अगले संकल्प पत्र में 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो निम्न स्तर के हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च स्तरीय के हो, कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए हो आयुष्मान योजना के तहत उनका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इस तरीके किया गया। राशन, जो गरीब है, इलाज करके आप अस्पताल से बाहर आ जाओ, इसका मतलब है कि आप सुरक्षित नहीं रहोगे। डॉक्टर ये बोलता है कि इनकी देख रेख करनी बहुत जरूरी है। इसलिए राशन, जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, अब तक फ्री राशन उनको दिया जाता है। फ्री राशन आने वाले सालों में भी, अगले 5 साल तक भी उनको राशन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीबों को जो है कि वितरित किया जा रहा है। किसानों के लिए किसान राशि भी, जिस एमएसपी की ये बात कर रहे हैं, इन एमएसपी के बारे में सही से अवगत होना चाहिए कि किसानों की भी धनराशि उनके विकास के लिए क्वार्टरली, हर क्वार्टरली हर किसान को डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। पहले कांग्रेस के समय में बिचौलिया हुआ करते थे। अगर राजीव गांधी जी के शब्द थे, स्वयं उनके शीर्ष नेतृत्व के, कि अगर 1 रुपए निकलते हैं कोष से तो उस किसान के जेब में 25 पैसे पहुंचते हैं, 75 पैसे कहाँ जाते हैं? उन्होंने स्वीकार किया कि बीच के बिचौलिए जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं वो खा जाते थे। आज उनकी सरकार में वो बिचौलिए रहे नहीं, सीधे जो रुपया निकला वो किसान के खाते में गया। स्टार्टअप के नाम पे मुद्रा योजना चलाई गई, जिसके तहत जिस रोजगार की बात करते हैं, न जाने कितने रोजगार देख के नहीं चला कितने स्टार्टअप खड़े हुए हैं। हर स्टार्टअप के लाए पता चल रहा है, रोजगार खड़े हुए हैं। पर्चा लीक हो गया ये उत्तर प्रदेश वाला। आप बात करते हैं आज के डेट में जो वोट पड़ रहे हैं, वो जनरली आपने अभी भी बीच में हमारी महिला मित्र को जोड़ा था, उन्होंने क्या बोला? वहाँ की लोकल जमीनी जो बुनियाद जो आज के भी मसले हैं वो यही है कि सड़क, बिजली, पानी, उन्हीं मुद्दाओं को जो 60 सालों से नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 10 सालों में करके दिखाया। इनका चुनाव केवल कांग्रेस को बचाना है। मैंने पहले भी बोला, ये सारे चोर एक साथ मिलके महागठबंधन जैसा एक संगठन बनाया है, जिसके सामने बुराई वर्सेस अच्छाई की लड़ाई हो रही है। जहां मोदी की गारंटी चल रही है, वहां ये अपने घरों के, अपने पेट भरने की बात करते हैं। जहां हम समाज के विकास, भारत देश को विकासशील से विकसित करने की बात करते हैं, वहां ये ईवीएम जैसे चीजों पर सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है, वहां
ऐसी विषयों पे बस 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, बस 30 सेकंड में बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए, ये जो चुनाव है ये विश्व गुरु बनने का चुनाव है, हमारे भारत देश को विकसित देश बनाने का चुनाव है, इंफ्रा डेवलप करने का चुनाव है, और जनता ने मूड बना लिया है। अब की बार 400 पार, घरों से लोग निकल के वोट कर रहे हैं, और इस बार कांग्रेस जड़ से साफ हो जाएगी, चलिए मुक्त हो जाएगी। इन्होंने राम मंदिर जैसे निमंत्रण को अस्वीकार किया, इन्होंने इफ्तिहार पार्टी जैसे निमंत्रण को स्वीकार किया, तो आप जनता बिल्कुल देख रही है इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है। वो इस वोट के माध्यम से इन्हें ठीक है करारा जवाब देगी। ठीक है, चलिए निरंजन जी, आपने दोनों की बातों को सुना। संदीप जी ने भी बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या क्या, कैसे वो गरीबी खत्म करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, क्या क्या वो काम करेंगे, सब कुछ उन्होंने बताया आंकड़ों के जरिए कि जो सरकारी भर्तियां हैं, नौकरियां, उनको पहले पूरा करेंगे, तमाम बातें रखी। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें गिना दी कि क्या क्या करने वाले हैं विकसित भारत के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो दोनों की बातों को आपने सुना, आपको क्या लगता है जनता इन मुद्दों को कनेक्ट कर पाएगी? और जो भी राम मंदिर की जैसा इन्होंने जिक्र किया बीजेपी की तरफ से, तो क्या राम मंदिर भी एक कोई मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में कि जिस तरह से कांग्रेस ने इसको ठुकराया तो जनता को इस पर फर्क पड़ेगा और जनता इस बात का भी ध्यान रख के वोटिंग करने जाएगी? हिमांशु जी, थोड़ा सा समय देके चलिए। अब दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहली बात तो जिस तरीके से संदीप जी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, और मेरे हिसाब से जो भी बोलते हैं तथ्यपरक बोलते हैं, लेकिन जो मेरा जो सवाल था शायद संदीप जी उस बात को जवाब नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की जो विशेष इस समय जो विपक्ष की जो मैं देख रहा हूं, तो वो नेतृत्व लेवल के ऊपर, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां रह रही है। अब इसके अंदर संदीप जी मेरी बात को बुरा माने अच्छा माने, ये इनकी सोच है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो चीजें बोलते हैं उनके अंदर एक तो हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड नजर आता है, और जो चीजें ये सोचते हैं जनता से कनेक्ट करेगी, जब तथ्यहीन जो चीज होगी वो कनेक्ट नहीं कर सकती है। अभी संदीप जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 30 लाख नौकरी देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी जी ये मान रहे हैं कि केवल इस देश के अंदर 30 लाख लोग ही बेरोजगार हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि देश जो है 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर से गुजर रहा है, यानी कि भारत के अंदर लगभग 25 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगारी की मार के शिकार हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम 30 लाख रोजगार देंगे। अगर कांग्रेस की हम 25 करोड़ बेरोजगारी वाली बात को अगर हम मान लेते हैं, तो 30 लाख तो फिर ऊंट के मुंह में जीरा हुआ ना, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मैंने पूरे घोषणा पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा और मैंने सारी चीजों का वैल्यूएशन लगाया। सबसे बड़ी समस्या ये है आज की तारीख में, हिमांशु जी, पहले का जमाना ये होता था कि जो कहा जाता था जनता उस चीज के ऊपर भाग पड़ती थी, मान लेती थी। लेकिन अब आज की तारीख में क्या है कि युवा भारत है, हर चीज के अंदर वैल्यूएशन लगाता है, कैलकुलेशन लगाता है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे भारत का जो बजट होता है वो लगभग समझ लीजिए 35 से 40 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है हर साल, सालाना। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को अगर मैं पढ़ूं तो उसके अंदर 30 से 35 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि बजट के इतर 30 से 35 लाख करोड़ रुपए की और व्यवस्था हो, तब ये सारी की सारी घोषणाएं पूरी हो सकती हैं। अब ये चीजें उसके अंदर नहीं लिखी गई कि मैं 30 से 35 लाख करोड़ की जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी उसका धनोपार्जन कैसे किया जाएगा। अब छोड़िए उस बातों को, देखिए ये फिर ऐसा लगना लग जाएगा किसी एक पार्टी का झुकाव है या एक पार्टी की बुराई करने वाली बात हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा बिंदु, जो मेरा मानना यह है कि देखिए निश्चित रूप से इस समय जो चुनाव हो रहा है 2024 का, इसके अंदर आपने देखा होगा कि मैं एक चीज को बड़ी गौर से देख रहा हूं और इस चीज को मैं समझ रहा हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे दिल्ली के जहां कांग्रेस टक्कर में है वहां पे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, आप ये समझ लीजिए इस समय जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, राजस्थान के अंदर भी मैं चर्चा करने वाला था, 12 सीटों के ऊपर आज मतदान हो रहा है, वहां पे जो कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, बहुत कई जगह इन्होंने बहुत अच्छे टिकट बांटे हैं।
और वो अच्छे टिकट बांटने का परिणाम ये हो रहा है कि वहां पे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किया हुआ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां हैट्रिक बनाने की बात कर रही थी, यानी 25-0 का तीसरी बार उसको दोबारा से रिपीट करने की बात कर रही थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आप ये समझ लीजिए के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रखी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेटों ने वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं, ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे मुजफ्फरनगर से जिस तरीके से संजीव बालियान के सामने हरिंदर मलिक खड़े हुए हैं, वहां पे अखिलेश जी ने एक रैली नहीं करी या कोई बड़ी रैली नहीं हुई समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, लेकिन जो हरिंदर मलिक है उन्होंने अपने बलबूते उस चुनाव के अंदर संजीव बालियान को जबरदस्त चुनौती दे रखी है और टक्कर में वो चुनाव बना रखा है। हर एक सीट के ऊपर अगर एक एक बात करेंगे तो काफी समय चला जाएगा। लेकिन अब यहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने पहले जो चुनाव को हाइप कर दिया, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कई भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज भी हो जाते हैं। आज की तारीख में मेरी भारतीय जनता पार्टी के कई जो जिला इकाइयां हैं उनसे मेरी बात होती है, और आप यकीन मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी हरा रही है। यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो मैं उदाहरण देता हूं आपको कि एक सीट के ऊपर एक जिले के जिलाध्यक्ष से मेरी बात हुई। मैंने कहा यार आप तो चुनाव हरवा रहे हो अपने कैंडिडेट को। कहता हाँ भैया इसको निपटाना जरूरी है। तो मैंने कहा यार ये तो फिर आपके 400 पार कैसे होंगे? कहता भैया एक सीट से क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी तो 400 आ ही रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आप यकीन मानना मैंने दूसरी मतलब उसकी निकटवर्ती दूसरी सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कैडर से बात करी, वो भी कह रहे हैं जी हमारे यहाँ 3 गुट बने हुए हैं, यानी कि लोकल स्तर पे 3 गुट बने हुए हैं और इस कैंडिडेट को निपटाने के चक्कर में लग रहे हैं। तो मैंने कहा फिर इस हिसाब से तो सीट हार जाएंगे। कहता भाई 400 पार हो रही है, एक हमारी वाली हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा इस तरीके से तो अगर 400 की 400 सीटों के ऊपर अगर वहां की लोकल कैडर ये सोचने लग जाएगा तो फिर बात कहां से बनेगी। लेकिन यहाँ पे और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए राजनीति के अंदर अहम और वहम हर किसी के लिए घातक है। आज जो कांग्रेस आप ये समझ लीजिए एक जमाने के अंदर पूरे भारत के अंदर 28 राज्यों के अंदर और केंद्र के अंदर एक छत्र शासन करती थी, आज वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती समझ लीजिए अपने अस्तित्व की लड़ाई पे आ गई। उसका कारण वो अहम और वहम, आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 10 वर्षों के अंदर अपनी ऊंचाइयों के बाद में आज अहम और वहम की शिकार दिखाई दे रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर इनका बहुत अच्छा चुनाव था, लेकिन जो पिछली बार की जो गठबंधन पार्टी थी आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी, इन्होंने उनको अपने से दूर कर दिया। नहीं, हमें तो अपने 25 लाने हैं इस चक्कर के अंदर। दूसरी तरफ जिस तरीके से राजस्थान के अंदर राजेंद्र सिंह राठौड़, मुझे नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं, राजेंद्र सिंह राठौड़ के प्रभाव में आकर के राहुल कसबा जो चूरू से इनके जो कैंडिडेट थे और जो पिछले 20-25 वर्षों से लगातार वो आप ये समझ लीजिए उस सीट के ऊपर वो और उनका परिवार सेवा कर रहा है और एक एक आदमी से वो कनेक्टेड है, उनकी उन्होंने टिकट काट दी ये कहकर के कि तारानगर सीट राहुल कसबा ने हरवा दी और राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। तो मैं कई लोगों से चीज पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली बैठ करके किसी को चुनाव हरवा सकता है तो हारने वाला बड़ा नेता माना जाएगा, हरवाने वाला बड़ा नेता माना जाएगा कि वो दिल्ली बैठ करके जो चुनाव हरवा सकता है तो बड़ा नेता तो वो हुआ। लेकिन वो काम कर दिया। इधर हरियाणा के अंदर जिस तरीके से इन्होंने 1-2 सीटों का लालच करके दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी से उतार दिया, इसका प्रभाव यह हुआ है कि आज राजस्थान के अंदर जो जाट कम्युनिटी जो डोमिनेट करती है वहां पे लगभग 12 सीटों के ऊपर, आज वो जाट कम्युनिटी समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के वहां पे बिल्कुल खिलाफ जा रही है। और इसका कारण यह है कि आज राजस्थान के अंदर 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की चुनौतीपूर्ण हो गई और शायद उसके अंदर 3-4 सीटें लूज भी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं।